अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार का जो विषय है वो है स्वास्थ्य के लिए योग और परिवार के साथ योग। हमारे साथ आज योग प्रशिक्षक आशुतोष कृष्ण मौजूद हैं, जो लखनऊ में कई संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योग को नियमित रूप से दिनचर्या में अपना करके किस तरह से स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आइए आशुतोष कृष्ण से बातचीत करते हैं। योग क्या है? सर, योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है जोड़ना। संस्कृत में युज धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है जोड़ना, समन्वय करना। तो योग का बेसिक अर्थ है अपने आप को, अपने शरीर को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। खैर, आजकल की जो डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो आपको एक्सेलेंस दे सकता है वो योग है। आप अगर अच्छे रिपोर्टर हैं तो आप अच्छे रिपोर्टर बन जाएंगे, अगर मैं टीचर हूं तो अच्छा टीचर बन जाऊंगा। ये काम योग का है। जब योग करने की बात आती है, यानी योग को अगर हम एक एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं तो अक्सर दो तरह की क्रियाएं आती हैं। एक तो वो होती हैं जिनमें कि हम बैठ करके सांसों को रोक करके, जैसे प्राणायाम आदि के द्वारा एक साधना करते हैं। एक दूसरी तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं कि शरीर को पूरे संचालित करके, जैसे कि सूर्य नमस्कार। तो इनमें दोनों में क्या विविधता है या इन दोनों को साथ में करने की ज़रूरत है? सर देखिए, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल वे में नहीं जा रहा हूँ आज। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शारीरिक स्वास्थ्य होता है, एक मानसिक स्वास्थ्य होता है, एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है और एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है। अगर आप WHO की डेफिनेशन देखें तो वो भी इन चारों चीज़ों को इंक्लूड करती है और ये बातें हमारे शास्त्रों में हज़ारों सालों से लिखी हुई हैं, राइट। तो जब आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, जैसे कि हमारे शास्त्र बोलते हैं शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, कि सारे संसार में जितना कुछ भी चल रहा है सबका माध्यम हमारा शरीर है। तो हम सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने की, उसको सही करने की बात करते हैं। तो वो हम आसनों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा करते हैं। कुछ शुद्धि क्रियाएं होती हैं जिससे हम शरीर को शुद्ध करते हैं। फिर जब हम आत्मा को शुद्ध करने की बात करते हैं, मन को शुद्ध करने की बात करते हैं, तब हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं। अपने प्राण को आयाम देते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। और आजकल का जो आप समय देख रहे हैं, जैसे भी हमारे सामने एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना हुई है, सुशांत सिंह जी ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारी घटनाएं बच्चों में ना हो, लोग आगे ना करें, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, मन पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए प्राणायाम को आवश्यकता है। तो पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए शरीर के प्रति। अगला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए मन के प्रति। तो पहले आसन और फिर प्राणायाम। तो ये जो कल योग दिवस मनाने जा रहे हैं और जो स्वास्थ्य के लिए योग और परिवार के लिए योग, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, वही बात है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमको शारीरिक और मानसिक दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने आप को अपनों से जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अकेला महसूस करते जा रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हज़ारों फॉलोवर हो सकते हैं, फेसबुक पे सैकड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपना दिल खोल के किसी के सामने रखने की तो कोई हमारे पास नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप से नहीं जुड़ पाए हैं। आज का व्यक्ति होता ये है कि जब सोता है तभी सिर्फ अपने साथ होता है, बाकी समय किसी न किसी उधेड़-बुन में बना रहता है। तो अपने साथ समय दीजिए, अपने परिवार के साथ समय दीजिए और सबको जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम योग है। जब योग करने की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान आता है बुजुर्गों का, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की चिंता सबको रहती है। लेकिन एक बात ये भी होती है कि वे उस तरह से कुछ क्रियाएं मुझे लगता है नहीं कर सकते हैं जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो किस तरह की सावधानियां बुजुर्गों को इसमें बरतनी है? सर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला काम योग जो है किसी न किसी कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, राइट। इसीलिए आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज़ हो गए हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग, प्रशिक्षित लोग आ रहे हैं। आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि लोग बोलते थे हमने योग किया और हम और बीमार हो गए। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि योग प्रशिक्षक जो हो आपका, वो प्रशिक्षित हो, उसके पास कोई अच्छी डिग्री हो। दूसरी चीज़ ये है कि बुज़ुर्गों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी क्षमता से बढ़ के कोई अभ्यास नहीं करना चाहिए। महर्षि पातंजलि लिखते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिस कंडीशन में आपको सुख प्राप्त हो रहा है वहीं तक आसन आपको करना है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है कि हमें कष्ट होने लगे, हमारा घुटने में चोट आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
दूसरी बात ये है कि हर एक आयु वर्ग के लिए अलग अलग तरह के आसन हैं जो वो लोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। हमारे आपके जो एज के लोग हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बुजुर्गों की एनर्जी और थोड़ी सी कम होती है। तो उसके हिसाब से हम ध्यान रखते हुए कि किसको सांसों की क्रियाएँ ज़्यादा करानी है या उनको कोई समस्या है, उस समस्या के अकॉर्डिंग कौन से आसन कराने हैं, कौन से आसन नहीं कराने हैं, तो ये एक प्रशिक्षक को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बीमार लोग मतलब पूरी तरह से यूँ कहा जाए अस्वस्थ अगर हैं थोड़ी से, तो क्या उनको भी योग किया कराया जा सकता है? सर, बहुत सारी बीमारियों में हम लोग योगाभ्यास कराते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं अभी पुणे में था इससे पहले, तो एक बंदा मेरे पास आया जो पिछले 8.5 सालों से जुकाम से परेशान था और पूरे पुणे का ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं बचा था जिसको उसने नहीं दिखाया हो, और 3 महीने के योगाभ्यास में उसको 85% के ऊपर आराम मिला। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों में हम इससे लाभ दे सकते हैं। कुछ बीमारियों में कुछ पर्टिकुलर आसन्स को नहीं कराना चाहिए, उससे उल्टा प्रभाव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हम उसको आगे झुकाने के अभ्यास नहीं कराते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि जो योगाभ्यासी हो वो प्रशिक्षक से जाने कि उसे कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। प्रशिक्षक को बॉडी के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम जो भी आसन या प्राणायाम या अभ्यास करा रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी बॉडी पर। दूसरी चीज़ क्या आती है कि हम ये मानते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी आई है तो बीमारी आने के 4 कारण होते हैं कि जो ऊर्जा है शरीर के अंदर, या तो उसकी गति परिवर्तित हुई होगी, जिस गति में उसे बहना चाहिए उससे उल्टा जा रही होगी, या ऊर्जा वहाँ पर रुक गई होगी, मूव नहीं कर रही होगी, या एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ गई होगी। इन कारणों से बीमारी आती है, तो हम उस ऊर्जा को चैनलाइज करने का काम करते हैं। तीसरी बात, हमारा योग में हम ये मानते हैं कि कोई भी बीमारी शरीर में आने से पहले मन में आती है, जिसको जो आधुनिक भाषा है उसमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पहले बीमारी साइकी में आती है, फिर सोमा में आती है, मतलब शरीर में आती है। पहले मन में आएगी, फिर शरीर में आएगी। तो अगर आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा और आप बीमारी से ऊपर निकल जाएंगे। और अगर योगाभ्यास आप लगातार करते रहते हैं तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी। न तस्य रोगो न जरा न व्याधि न मृत्यु भयाचा। ना आपके शरीर में कोई रोग आएगा, ना आपको मृत्यु का भय रहेगा, ना आपको बुढ़ापा आएगा, अगर आप लगातार योगाभ्यास करते हैं तो। एक सवाल और उठता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आज की दिनचर्या के कारण जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, यानी पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं जी घुटनों के कारण, जी घुटनों के दर्द के कारण। जी तो ऐसे लोगों को भी क्या प्राणायाम वगैरह करना चाहिए? सर, बिल्कुल करना चाहिए। और महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब में जो कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद एक बहुत बड़े योग प्रशिक्षक आए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। उन्होंने कुछ सूक्ष्म योगों का प्रतिपादन किया। तो वो बॉडी पे करने वाली सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपके बॉडी में जो घुटने काम नहीं कर रहे हैं, या हाथ काम नहीं कर रहा है, या कंधा नहीं काम कर रहा है, या जो बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, उसको धीरे धीरे कम करते हुए फिर स्टेप बाय स्टेप आसन और प्राणायाम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है जो 70 ईयर्स की एज में शीर्षासन करने लग गए, जबकि बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलता है कि इस एज में नहीं करना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, और हम सब लोग एक वर्ड बार बार आजकल सुन रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, शरीर प्रतिरोधक क्षमता। तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं, बहुत सारे विटामिन्स लोग लेने की सलाह दे रहे हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जिससे आपका जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ काम करता है तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम। आप सुबह सुबह खाली पेट, ये ध्यान रखिएगा कि खाली पेट होना चाहिए। अगर पेट में खाना हुआ 4 घंटे पहले का तो ये आपको बहुत देर तक परेशान करता रहेगा। बिल्कुल भी भस्त्रिका आपको नहीं करना है उस सिचुएशन में। जो लोग बहुत दुबले हैं या बहुत कमज़ोर हैं उनको भस्त्रिका नहीं करना है। और मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, जब भगवान राम को विश्वामित्र जंगल में ले गए थे तो नासिक में बल अति बल कुंड के पास उन्होंने 2 प्राणायाम सिखाए थे, जिनमें से एक ये भस्त्रिका प्राणायाम भी था। तो भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत सारी ऊर्जा का संचार बॉडी में होता है। आप अपनी भूख पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं, और एक अक्षय ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में हो जाता है। और बहुत ही आसान है करने के लिए, कुछ नहीं करना है। आप ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन का पोजीशन ये होता है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में, सुखासन में, सिद्धासन में इस तरह से बैठते हैं, और सुखासन में आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिनको पलथी मारने में समस्या है वो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि बैकबोन को सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा होना चाहिए। करेंगे क्या हम लोग, हाथ को ऐसे रख लेंगे ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, और जितने फोर्स के साथ में हम सांस ले सकते हैं उतने फोर्स के साथ में हम सांस लेंगे। जितने फोर्स के साथ हम सांस छोड़ सकते हैं उतने फोर्स के साथ हम सांस छोड़ेंगे।
चाहें तो उसमें आप आँख भी बंद कर सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसको रोज़ सुबह आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें और इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। दूसरी एक मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं काकी मुद्रा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेंगी। काकी मुद्रा में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़बान को फोल्ड करके सांस अंदर की तरफ खींचनी है। जितना सांस आप अंदर खींच सकते हैं उतना खींच लीजिए और सांस को गले से नीचे उतार लीजिए। जब तक आप सांस को रोक सकते हैं तब तक थोड़ी को कंठकूप में लगा के रखिए। जब लगता है कि सांस नहीं रुक पा रही है तो चेहरे को सामने ले आइए और नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको आप आराम से घर पे कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं अगर आप रोज़ करेंगे 4-5 मिनट तक तो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी अधिक वृद्धि होगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसमें बैठ करके और आप कुछ देर तक अपने ध्यान को माथे के बीच पे यहाँ पर फोकस करें। इसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आंख बंद करके यहाँ पर देखना है और कुछ देर तक लगातार देखते रहना है। कोरोना में एक लक्षण बहुत आता है गले में खराश होने का। तो हम कई बार लोग बोलते हैं कि गले में खराश के लिए क्या करना चाहिए। ये मैं आपको अपना आजमाया हुआ एक आसन बता देता हूँ। इसको बोलते हैं सिंह आसन। इस आसन में आपको जबान को बाहर निकालना है, हाथ वज्रासन में बैठ के हाथ को इस पोजीशन पे रखना है, जबान को बाहर निकाल लेना है और जो सांस लेनी है वो मुंह से लेनी है, नाक से नहीं लेनी है। अगर इस प्रक्रिया को आप लगातार करें प्रतिदिन 2-3 मिनट तक तो आप देखेंगे गले में खराश की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। वो बच्चे जिनको हकलाने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे प्रोफेशंस में टीचर्स हो गए, ओरेटर्स हो गए, एंकर्स हो गए, उनको बोलना बहुत पड़ता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ये आसन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं, उसी तरह 12 मुद्राएं भी सूर्य नमस्कार की होती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और इस स्थिति में खड़े हो जाएंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल सामने, चेहरे पर सामान्य स्थिति, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल अपने आप को तनाव रहित कर लीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। फिर पहली मुद्रा में हम ऐसे खड़े, ये सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा है। दूसरे में हम पीछे की तरफ जाएंगे। तीसरी मुद्रा में हम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनों के साथ में अपनों को जोड़कर योग करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, तभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उस भावना का हम पालन कर पाएंगे कि स्वास्थ्य के लिए योग और परिवार के लिए योग। आइए हम सब मिलकर के योग को अपनाते हैं। कैमरामैन राम जी के साथ राजीव चतुर्वेदी, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ। कोविड-19 के संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है और इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो चिकित्सक कहते हैं कि अपने शरीर की ह्यूमिडिटी बनाए रखना। आखिर क्या कुछ कौन सी ऐसी चीज़ किए जाएं जिससे शरीर की ताकत, शरीर की ह्यूमिडिटी बनी रहे और हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।
ऐसे में इन सब बातों के लिए हम आए हैं बलरामपुर हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर नंदलाल जी हैं, योग विशेषज्ञ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी दिनचर्या में क्या कुछ कर सकते हैं, योग हम किस तरीके से कर सकते हैं, नेचुरोपैथी का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। नंदलाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोविड-19 का संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, अपना देश भी जूझ रहा है, उससे लड़ाई लड़ी जा रही है, एक लंबी लड़ाई। ऐसे में योग, नेचुरोपैथी क्या महत्व रखती है लोगों की दिनचर्या में? विकास जी, कहना यह है कि आज भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत में जो कोविड का संक्रमण हो रहा है बहुत तीव्र गति से हो रहा है और इसके प्रबंधन की भी सख्त बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा जो इस सटीक इसके इलाज हैं की व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई हैं। तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद, ये हमारी आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। इनके प्रयोग से और इनके अभ्यास से, यौगिक प्रैक्टिस के नियमित अभ्यास से तथा प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली से हम सभी लोग जो है काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हम इसे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि अंदर हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और साथ ही साथ जो है कि अंदर बॉडी हमारी टॉक्सिन से भरी हुई है। अगर जिस व्यक्ति की शरीर में अधिकतम विजातीय द्रव्यों का कलेक्शन होगा उसको ये कोविड-19 जो अभी बीच में भी हम सब लोगों के भी काफ़ी प्रभावित किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग यह मानती है कि यदि व्यक्ति को शरीर का शोधन कराया जाए और शरीर को शोधित करके रखा जाए तथा नियमित यौगिक प्रैक्टिस किया जाए। यौगिक प्रैक्टिस से अभिप्राय यह है नियमित व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम किए जाएं, व्यायाम तथा ध्यान किए जाएं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। किस किस तरीके से करना चाहिए योग? क्या वो मुद्राएं हैं? आदमी सामान्यतः कम से कम कितना उसको टाइम इसके लिए देना चाहिए? खान पान कितना महत्वपूर्ण है? किस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए? ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। विकास जी, कहना यह है कि यौगिक जो प्रैक्टिस है, खासकर हमारे यहाँ आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी शॉर्ट टर्म यौगिक प्रैक्टिस है जिसको आप केवल 15 मिनट के अभ्यास से पूरे शरीर की जो चैनलाइज ऊर्जा है उसको जागृत कर सकते हैं और शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका तथा कपालभाति जो ये हमारे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें उपयोगी है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अभी आप खासकर सूर्य नमस्कार जो काफ़ी उपयोगी है उसको कर सकते हैं। उसकी विधि कैसे हो सकती है, एक स्वस्थ व्यक्ति या एक अस्वस्थ व्यक्ति कैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकता है। खासकर उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा जो किसी तरह के स्पाइन या हड्डी रोग से पीड़ित हैं, तो उनको थोड़ा सा चिकित्सक के विशेष निर्देशन में करना चाहिए कि कौन सी पोस्चर को करना है, कौन सी पोस्चर को नहीं करना है। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जन की दृष्टि से आपको खास कर कुछ यौगिक प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। खाने पीने के बाद या कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों का कितना ध्यान रखना चाहिए? खान पान में क्या काढ़ा बड़ा उपयोगी बताया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया है, तो काढ़ा कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस तरीके का काढ़ा ज़्यादा अच्छा होता है? देखिए विकास जी, खान पान के बारे में आपने बताया, निश्चित रूप से ये पूरी शरीर जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमारे खान पान अर्थात आहार विहार दिनचर्या पर ही बिल्कुल केंद्रित है। यदि इसको हम ठीक ढंग से आहार विहार रखेंगे तो यह स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा, इसमें इम्यूनिटी पावर अधिक अच्छी रहेगी। यदि हम अपने आहार और विहार तथा दिनचर्या को अगर असंतुलित रखेंगे, अर्थात हमारे सोने, जगने, खाने पीने का बिल्कुल असंतुलन रहेगा, तो निश्चित रूप से किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संक्रमण होता है कोविड-19 का, तो निश्चित रूप से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ये मेरा मानना है कि प्रातःकाल सुबह से लेकर के रात्रि तक की दिनचर्या प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग के
नियमानुसार होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। रही बात काढ़े की, तो काढ़ा हमारे आयुर्वेद जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें बनाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है तथा उसे तरोताज़ा मन व्यक्ति को बनाए रखता है। इसलिए सुबह शाम जरूर काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति काढ़े का उस हर्बल जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा होता है, अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र देव जी। आइए इनसे भी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा। कोविड-19 के दौरान डॉक्टर साहब संक्रमण फैला हुआ है, पूरी दुनिया लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, हमारा देश भी लड़ रहा है। आपको लगता है इस दौरान अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? योग को भी अपनाया जा सकता है, नेचुरोपैथी किस तरीके से आदमी उसके जरिए अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है और कोविड-19 का कहर है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो हम लोग उससे जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई दवाई नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके और योगा को अपना करके ही हम कोविड से लड़ सकते हैं, जिसमें योगा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ख़ास तौर से प्राणायाम, जो सांसों का एक्सरसाइज होता है, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिससे जो है सारा सांसों की एक्सरसाइज होती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने की वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम से हमारे लंग्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन जाता है उससे जो है प्रचुर मात्रा में लंग्स के एल्वेलाई जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं, और जो अल्टीमेटली जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बॉडी की बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसा कि हमारे एलोपैथ में है, जबकि हम एलोपैथ डॉक्टर हैं, तो हमारे यहाँ एलोपैथ में अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। तो अल्टीमेटली यही होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और योग को अपना करके हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है कोविड-19 के दौरान अपनी दिनचर्या बनाना, स्वस्थ भोजन लेना और स्वस्थ रहने के तरीकों पर अमल करना, क्योंकि कोविड-19 की इस लड़ाई में हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, सचेत रहना है, अपनी शारीरिक ताकत बनाए रखनी है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाए रखने के लिए हमें योगा भी करना होगा। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।